क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं हम आज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये इक्विलिब्रियम जो होता है ये फिजिक्स में भी होता है और हमारे पास केमिस्ट्री में भी होता है। अब इक्विलिब्रियम की जो मीनिंग क्या होती है? कोई भी चीज जो बैलेंस में आ जाए। अब बैलेंस में किस तरह से आएगी? मतलब बैलेंस कंडीशन में आ जाए। जैसे हम फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम की बात करें, जैसे अब ये हमारे पास कोई चीज है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे हमारे पास ये कोई चीज है, हम क्या करेंगे? यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने से होगा क्या? यहाँ पर जो है वो ये जो साइड है ना ये नीचे हो जाएगी, ये जो है इसके नीचे आ जाएगी, ये जो है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब इतनी इक्वल फोर्स अगर हम यहाँ पर भी लगा दें तो फिर क्या होगा? यहाँ पर भी उतनी की उतनी फोर्स, यहाँ पर भी उतनी फोर्स, यानी कि दोनों ही फोर्स जो है इक्वल लग रही है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये रेस्ट में आ जाएगा, मतलब अपनी जो है एक ही कंडीशन में आ जाएगा, एक जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ये किसमें आ गया? बैलेंस। ये बैलेंस हो गई, एक जगह पे बैलेंस हो गई। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फिजिक्स में इक्विलिब्रियम। यानी कि कोई भी चीज अगर बैलेंस में आ जाती है अपनी जगह पे तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम में कोई चीज आ गई है। तो यहाँ पर जो है ये चीज क्या है? इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस में आ जाना किसी भी चीज का। जैसे अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई चीज है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है और एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है। दोनों ही जो है ना फोर्स जो वो क्या कर रहे हैं? मतलब इक्वल लगा रहे हैं, ये भी इक्वल लगा रहा है, ये भी इक्वल फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट में आ जाएगा। तो इसके ऊपर जितनी फोर्स लग रही है ना इस ऑब्जेक्ट को क्या करवा रही है? रेस्ट में लेकर आ रही है। तो इस हिसाब से ये चीज जो है ये भी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कोई भी चीज जो है ना हमारी वो बैलेंस में आ जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि एक तरफ जितनी फोर्स उतनी तरफ भी, मतलब दूसरी तरफ भी जो है उतनी फोर्स, तो वो चीज बैलेंस में आ जाती है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है ना ये देखिए ये रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कुछ भी चीज जो है ना वो मतलब चल नहीं रही, ये भी एक जगह पे खड़ी है, ये भी एक जगह पे खड़ी है अपनी। तो हम कहेंगे ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम? रेस्ट वाला। तो रेस्ट वाला जो इक्विलिब्रियम होता है ना उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये कौन सा हुआ? स्टैटिक इक्विलिब्रियम हुआ, यानी कि एक जगह पे खड़ा रहने वाला इक्विलिब्रियम, यानी कि रेस्ट में लाने वाला इक्विलिब्रियम। एक दूसरी तरह का भी इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा यहाँ पर जो है ये नल है और यहाँ पर जो है नीचे ये मतलब पानी का बर्तन है, इसमें पानी भरा है। अब क्या होगा कि ये जितना मतलब नल का जितना ये सुराख है ना यहाँ पर भी उतना अपना सुराख कर देते, छेद कर देते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा? यहाँ पर पानी ऊपर जो है ना वो नीचे गिर रहा है, मतलब एक एक बूंद जो पानी नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जितना पानी नीचे आ रहा है इस पाइप से, तो यहाँ पर जो है ना उतना हमने छेद कर दिया है। तो इस हिसाब से जितना पानी मतलब यहाँ पर पानी आ रहा है, जितनी बूंद आ रही है पानी को, ये इतनी बूंद आई तो यहाँ से वो इतनी बूंद बाहर निकली, यहाँ पे एक बूंद आई ऊपर से और यहाँ से जो एक बूंद निकल गई। यहाँ पर एक एक बूंद आ रही है और यहाँ से जो है वही बूंद जो है बाहर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या है? जो पानी है ये बढ़ेगा, इसकी लेवल जो है वो बढ़ेगी, पानी की जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जितना पानी हम लगा रहे हैं उतना ही जो पानी जो है वो दूसरी साइड से निकल रहा है। तो यहाँ पर पानी की लेवल जो है वो रेज नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं। और ये जो है ये यहाँ से जो पानी निकल रहा है तो इसकी वजह से होना क्या चाहिए? पानी की लेवल जो है ना मतलब घटनी चाहिए, मगर हो रहा क्या है? यहाँ पर जितना मतलब पानी जा रहा है उतना ही ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पर जो लेवल जो है ना वो कम भी नहीं हो रही है, पानी की लेवल जो है वो कम भी नहीं हो रही है और ना ही बढ़ रही है, ना ही पानी की लेवल बढ़
बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि ऊपर से जितना पानी आ रहा है उतना नीचे से निकल रहा है। अब पानी की लेवल घट भी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जितना पानी जो है जा रहा है ऊपर से उतना ही आ रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया है? यहाँ पर जितना पानी है ना वो मतलब अपनी जगह पे खड़ा है, पानी चल रहा है। यहाँ पर पानी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मगर उसके मूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई जो है मतलब यहाँ पर जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस हिसाब से ये जो है हमारे पास ये एक तरह की इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब जो चीज है वो बैलेंस में है, यहाँ पर भी नहीं बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। उस हिसाब से हम कहेंगे ये जो यहाँ पर कंडीशन है ये भी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, क्योंकि ओवरऑल जो कंडीशन है वो सारी बैलेंस है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो ये एक तरह की इक्विलिब्रियम हुई। मगर यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है ये उस तरह की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे मतलब रेस्ट में ला रही थी, मतलब उसको खड़ा कर रही थी, वहां पर स्टॉप कर दे रही थी। मगर ये जो इक्विलिब्रियम हमारे पास है ये क्या है? इसमें जो है हमारे पास ये जो चीज है ये मूव कर रही है, इसमें जो है ना पानी मूव कर रहा है, मगर बढ़ नहीं रहा है और ना ही कम हो रहा है। हालांकि यहाँ पर मूव कर रहा है पानी, मगर फिर भी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल जो कंडीशन है ना वो सारी क्या है? सेम है। एक्चुअल में जो पानी है वो बढ़ना चाह रहा है मगर बढ़ नहीं पा रहा है, एक्चुअल में घटना भी चाह रहा है मगर घट नहीं पा रहा है। पानी मूव कर रहा है मगर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है पानी अपनी जगह पे खड़ा है, ना ही पानी बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो इस तरह की ये जो कंडीशन है इसको हम क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है इस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, चलने वाली इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम हुई? डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि चलने वाली इक्विलिब्रियम। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर पानी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बैलेंस है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, मतलब ना ही ज्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है। मगर क्या है? पानी मूव कर रहा है, पानी मूव कर रहा है, उस वजह से हमने इसको कहा ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ। तो एक हमारे पास क्या होते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब एक जगह पे खड़े रहने वाली इक्विलिब्रियम बैलेंस, और एक जो है हमारे पास मूव करने वाला जो हमारे पास बैलेंस होता है उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दो तरह के हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, जो केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम होता है वो दरअसल क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल होता है। वो क्या होता है? एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है ये हमारे पास ये कौन सा होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि वो चल रहा होता है मगर हमें नहीं लगता कि उसमें जो चीज कम हो रही है बढ़ रही है, हम महसूस नहीं कर पाते, मगर वो एक्चुअल में डायनामिक होता है, चल रहा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं ना, अब ये है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिस्ट्री वाली इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होता है? रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, तो यानी केमिकल्स वगैरह रिएक्शंस कर रहे होते हैं, तो वो जो रिएक्शंस कर रहे होते हैं ना उनमें जो है हमें इक्विलिब्रियम दिखता है। तो इनमें जो है हमारे पास हमें दो तरह के रिएक्शंस पढ़ने पड़ेंगे इक्विलिब्रियम के लिए। तो रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हम जिसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और एक हमारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। अब रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास उनको हम कहते हैं मतलब वो जो है रिवर्स नहीं हो सकते, वो एक बार मतलब हो जाते हैं तो उसके बाद मतलब वो अपना जो है अपनी जो ओरिजिनल हालत है ना उसमें नहीं आ सकते, वो जो है रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास अगर किसी भी हम चीज को जला देते हैं, अगर किसी भी चीज को जला दें तो वो जो है चीज जल जाएगी, उसके बाद वो हमें चीज वापस नहीं मिलेगी। तो ये जो हमारा रिएक्शन हुआ ये हमारा किस तरह का रिएक्शन हुआ? हमारा मतलब इरिवर्सिबल का एक एग्जांपल हुआ। तो जो भी जलने वाले जो भी रिएक्शन है उनको बोलते हैं कंबस्शन रिएक्शंस, कंबस्शन कंबस्शन रिएक्शंस। तो कंबस्शन रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शंस जो जलने वाले हो,
तो वो अगर किसी भी चीज को हम जला देते हैं तो मतलब वो चीज वापस नहीं आती, तो उस हिसाब से उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। तो जितने भी कंबस्शन रिएक्शन होते हैं ना वो सारे के सारे इरिवर्सिबल में आते हैं। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल है आपकी बुक में, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन होता है ना, लोहा, वो रस्ट हो जाता है, उसको कट लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ये भी हमारे पास एक तरह का इरिवर्सिबल रिएक्शन ही हुआ, क्योंकि अगर लोहे को जंग लग गया तो इसका मतलब है वापस जो है लोहा अपनी असल हालत में नहीं आ सकता। तो इस तरह का जो रिएक्शन है ये भी क्या है, एक तरह का इरिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ना, वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऐसे मतलब एक बार जो रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जो रिएक्टेंट होता है ना, लेफ्ट साइड में जो हम लिखते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट साइड में जो लिखते हैं, जो चीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो चीज मतलब रिएक्शन से पहले होती है उसको हम रिएक्टेंट बोल रहे होते हैं। तो इसमें जो रिएक्टेंट होता है ना वो मुकम्मल तरह से मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो कोयला है, कोयला होता है ना, जैसे कोयला है हमारे पास, उसको वो क्या होता है, कार्बन होता है एक्चुअल में वो कार्बन होता है। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन जो गैस है हमारे पास, वो क्या है, माहौल में, एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो इसको हम जब आग देंगे, आग लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो कार्बन कोयला है ये जलने लगेगा, और ये तब तक जलता जाएगा जब तक मुकम्मल तरह से ये खत्म नहीं हो जाता। यानी कि जो भी कोयला है हमारे पास वो मुकम्मल तरह से मतलब धुएं में कन्वर्ट हो जाएगा, मुकम्मल तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक कोयला है तब तक जलता रहेगा, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। खत्म हो गया उसके बाद बस। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स जो होते हैं सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास, इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस में। और जो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, इनका मतलब ये होता है कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ना ये रिवर्स हो सकते हैं। मतलब अगर रिएक्टेंट से कोई चीज हमारी बन रही है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या था कि वो प्रोडक्ट वापस नहीं आ रही थी, मगर यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्टेंट में मतलब अगर कोई चीज प्रोडक्ट बन रही है तो वो प्रोडक्ट भी फिर से रिएक्टेंट बन सकती है। ये जो है कुछ इस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन गैस है, सही है, ये हमारे पास आयोडीन गैस है, तो इनका हमने रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, सही है। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब क्या होगा कि ये बनता जाएगा, शुरुआत में क्या होगा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना है क्योंकि ये अभी तक जुड़े नहीं है। अब ये जैसे ही जुड़ेंगे, जैसे ही मतलब रिएक्टेंट जो है अपने आप से कंबाइन होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब हमारे पास क्या बनाएंगे, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते जाएंगे। जैसे टाइम पास होगा तो हमारे ये जो रिएक्टेंट है ना वो कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से कुछ जब प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है, जब कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्टर्स के साथ रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है, उसके बाद फिर क्या होता है इन रिएक्शंस में, वो प्रोडक्ट जो होती है ना वो खुद टूटना भी शुरू कर देती है। मतलब वो जो प्रोडक्ट बनी है वो अपने आप को तोड़ के मतलब वापस से क्या बनाती है, रिएक्टेंट्स बनाती है। तो कुछ वक्त के बाद तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो वापस क्या बना रही होती है, रिएक्टेंट्स को बना रही होती है। तो इस हिसाब से क्या है कि ये रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है और वहां भी हो रहा है। तो इस तरह से ये मतलब रिवर्स होने वाला रिएक्शन है, यानी कि इसकी दो डायरेक्शन से ये मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन है ये। अगर ये प्रोडक्ट अगर वापस से हमारे पास क्या बनाएंगे रिएक्टेंट, तो हम कहेंगे ये बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कहाँ दिखेगी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ इक्विलिब्रियम नहीं होगी। ये जो है ना हमें नहीं पढ़ने, ये इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि मतलब दोनों साइड से मतलब इक्वल आए कोई भी चीज। जैसे यहाँ पर है, जितना रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, जितना ही रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस जा रहा है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चीज है 100 ग्राम, हमारे पास 100 ग्राम रिएक्टेंट है, सही है। अब वो क्या होगा, हमारे पास अभी तक रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, यानी कि टाइम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 ग्राम प्रोडक्ट बनी है अभी, मतलब 100 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट अभी तक नहीं बनी है। जैसे टाइम पास हुआ तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है 90 ग्राम बन गई, और यहाँ पर अब यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ बन गई। यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट बनी,
10 ग्राम बनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये हो गई 70 ग्राम, और यहाँ पर क्या हो गई ये 30 ग्राम। यानी कि ये रिएक्टेंट बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और हमारे पास क्या देते जाएंगे, प्रोडक्ट। जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट मिल रहा है और प्रोडक्ट बन रही है। सही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट है ना 70 ग्राम, तो यहाँ पर क्या बनी, 30 ग्राम जो वो कहाँ गई, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास 100 ग्राम थी टोटल, अब 70 ग्राम रिएक्टेंट बचे हैं यहाँ पर, और 30 ग्राम जो है ना वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई चीज, यानी कि हमें प्रोडक्ट मिल गई। सही है। तो यहाँ पर जो है ना अब एक लेवल ऐसी आएगी इन रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक लेवल ऐसी आती है जब मतलब यहाँ पर लिखता हूं, तो जैसे ये जो है 70 ग्राम थी और 30 ग्राम हमें क्या दिया, प्रोडक्ट। 70 मतलब टोटल 100 ग्राम रिएक्टेंट्स थे जिसमें 30 ग्राम प्रोडक्ट बना दी। अब 70 ग्राम बचे हैं रिएक्टेंट्स। अब ये प्रोडक्ट जो बनी है ये अब इतनी बन चुकी है कि ये वापस से टूटने के लायक है। मतलब ये जो 70 ग्राम था इसमें मतलब ये जो 100 ग्राम था इसमें 30 ग्राम यहाँ पर चला गया, तो ये जो 30 ग्राम जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये अब इतनी मतलब लाइट हो गई कि ये अपने आप को तोड़ के वापस से रिएक्टेंट बना सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 70 ग्राम है ना ये वापस से क्या बनाएंगे, मतलब ये हमारे पास क्या बनाएंगे, ये 30 ग्राम, ये 70 ग्राम जो है 30 ग्राम हमें प्रोडक्ट देगा, और ये अब टूटने के लायक है। ये प्रोडक्ट जो इतनी बन गई है कि अब ये टूट के वापस से रिएक्टेंट्स हमें दे सकती है। और उसी वक्त क्या होगा, जो 30 ग्राम जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी थी ये वापस से टूट के क्या बना देगी, 30 ग्राम रिएक्टेंट बना देगी। अब ये जो 70 ग्राम रिएक्टेंट्स थे ये जुड़ के 30 ग्राम इन्होंने क्या बनाई, प्रोडक्ट। और ये जो 30 ग्राम प्रोडक्ट थी यहाँ पर जो है मतलब टूट के इन्होंने वापस क्या बना दी, 30 ग्राम रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है ये 30 ग्राम जो प्रोडक्ट बनी है ये यहाँ जा रही है, ये जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पर जो ये है 30 ग्राम रिएक्टेंट्स ये जो है मिलके 30 ग्राम फिर से क्या बना रहे हैं, फिर से जो है हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो 30 ग्राम वहां जा रही है, प्रोडक्ट टूट के 30 ग्राम रिएक्टेंट बना रही है, और वापसी उसकी जगह पे क्या आ रही है, 30 ग्राम प्रोडक्ट दूसरी आ रही है। 30 ग्राम प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना रही है, और ये जो 30 ग्राम जो हमारी प्रोडक्ट थी वो वहां से चली गई, उसकी जगह पे क्या आ गया, दूसरा 30 ग्राम आ गया। जैसे ये 30 ग्राम जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई, और ये 30 ग्राम जो अभी नई प्रोडक्ट बनी है ये इसकी जगह पे आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर 30 का 30 रहेगा। अब जो है ना यहाँ पर 30 रहेगा, जितना ये मतलब तोड़ेगी वो रिएक्टेंट बनेंगे, उसके बाद रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, मिलके दोबारा क्या बना देंगे, 30 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट बना देंगे। तो प्रोडक्ट मतलब ना ही बढ़ रही है ना ही कम हो रही है। प्रोडक्ट यहाँ से देखो 30 ग्राम थी तो वो जो है 30 ग्राम चली गई यहाँ पे, तो यहाँ पर जो कुछ बचा नहीं, उसकी जगह पे अब क्या आ गई, दूसरी 30 ग्राम आ गई। तो मतलब यहाँ पर 30 का 30 ले रहा है। यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन जो है ना वो मिकदार कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पर कंसंट्रेशन मिकदार हो कैसे, और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन कितनी है, सेम है, 30 ग्राम ही रह रही है। और यहाँ पर भी कंसंट्रेशन क्या है, अब ये 70 ग्राम जो थे इसमें 30 ग्राम यहाँ चल के मतलब क्या क्या बना दिया, प्रोडक्ट। अब मतलब इसमें 40 होने चाहिए, मतलब 30 ग्राम तो मतलब इससे निकल के क्या बनाए, 30 ग्राम प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पर कितने होने चाहिए, 40 ग्राम मना बचने चाहिए। मगर क्या होता है कि ये भी तो टूट रहा है ना, 30 ग्राम टूट के क्या वापस से बना रहा है, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट था, इसमें 30 ग्राम यहाँ चले गए, और ये जो प्रोडक्ट वाले 30 ग्राम थे ये रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो गए। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट कितना बचा, यहाँ पर 30 ग्राम रिएक्टेंट से निकला तो यहाँ पर बचा 40 ग्राम रिएक्टेंट। अब यहाँ पर प्रोडक्ट दोबारा मतलब रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गई, यानी 40 और ये 30 दोबारा क्या हो गया, 70 ग्राम। तो यहाँ पर 70 ग्राम मतलब 70 ग्राम ही ले रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो है वो भी मतलब क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। रिएक्टेंट जो होती है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट, वो भी यहाँ पर कांस्टेंट रह रही है, यानी कि सेम ही रह रही है, चेंज
चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर जितना 30 ग्राम रिएक्टर से निकल रहा है उतना ही वापस रिएक्टेंट में 30 ग्राम डल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। 30 ग्राम इधर, यहाँ पर 30 ग्राम वापस मिल रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट 70 ग्राम ही रह रहा है। और यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर 30 ग्राम प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टर में कन्वर्ट हो रही है, दोबारा 30 ग्राम प्रोडक्ट यहाँ पर बन रही है। तो ये भी जो है मतलब इसकी कंसंट्रेशन जो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी यहाँ पर क्या हो रही है, कांस्टेंट रह रही है, यानी कि एक ही रह रही है, चेंज नहीं हो रही है। और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पर किस कंडीशन में आ गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई है। ये अब जो रिएक्शन है ना हमारा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो आ गया है, मगर क्या यहाँ पर चीजें एक जगह पे खड़ी है? क्या वो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट की जगह पे खड़े हैं, प्रोडक्ट की जगह पे खड़ी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। रिएक्टेंट अपने आप से जुड़ के प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट बढ़े, मगर फिर से प्रोडक्ट क्या कर रही है, प्रोडक्ट भी जो है एक जगह पे नहीं खड़ी है, प्रोडक्ट जो है वो टूटने की कोशिश कर रही है। प्रोडक्ट टूट के मतलब रिएक्टेंट बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि रिएक्शन ये है और हो रहा है वो, ये चलने वाला रिएक्शन है, दोनों साइड से हो रहा है रिएक्शन, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, यानी कि इधर भी प्रोडक्ट रिएक्टर से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, यानी कि चलने वाला रिएक्शन बन गया। और ये दोनों साइड से रिएक्शन इक्वल है, तभी तो जितनी चीज बन रही है उतनी टूट रही है। तो इस तरह की जो मतलब रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन आ गया है। और इक्विलिब्रियम में कौन सा, चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट वो एक जगह पे नहीं खड़े, वो टूटना चाह रहे हैं मतलब, और कंबाइन होना चाह रहे हैं, यानी जुड़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हुआ, डायनामिक इक्विलिब्रियम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है, यानी कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होती है जो रिएक्शंस वाली, तो वो क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, स्टैटिक नहीं होती, एक जगह पे खड़े नहीं होते हैं रिएक्शंस, वो हो रहे होते हैं दोनों साइडों से, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हुई। ठीक है। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन देखें, यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? ये देखो इस साइड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है ना वो कम होते जा रहे हैं, कोयला जो है ना वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और प्रोडक्ट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक साइड जो है वो चीज क्या होती जा रही है, कम, मतलब डाउन होती जा रही है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो क्या होती जा रही है, कम। और एक तरफ जो है प्रोडक्ट की तरफ क्या है, कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ मतलब ये चीज बढ़ रही है, एक तरफ घट रही है, तो यहाँ पर बैलेंस तो है ही नहीं, तो यानी कि इक्विलिब्रियम है ही नहीं कंडीशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम जो है वो शो नहीं करते, ये इक्विलिब्रियम का एग्जांपल नहीं है। तो ये जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इसका मतलब है ये रिएक्शंस जो है वो इक्विलिब्रियम होते ही नहीं है। तो यानी कि ये जो रिएक्शंस है हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम छोड़ देंगे, वो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इक्विलिब्रियम का पार्ट ही नहीं। मगर ये रिएक्शंस पढ़ेंगे, कौन से, रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि सारा जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो किस में हो रहा है, रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस में हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है हम इस पूरे चैप्टर में जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है आगे चलने वाला, जैसे ये है, जैसे ये है इधर, और जो है एक बैकवर्ड रिएक्शन होता है जैसे ये है, वो जो है हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे जो है हम केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे, मतलब कब केमिकल इक्विलिब्रियम हमें मिल सकता है, कैसे होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या सारे रिएक्शंस केमिकल इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, और जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं हम अगले लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।